इंडस्ट्री को डिस्कस करना है, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, डोमेस्टिक यूज, और एंटरटेनमेंट। ठीक है, जब हम नंबर 1 इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें तो इंडस्ट्री में तो बहुत सारी जगहों में रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें से चंद इंडस्ट्रीज का जिक्र थोड़ा सा हम कर लेते हैं। क्या ख्याल है? अब उन इंडस्ट्रीज में रोबोट्स आर यूज्ड इन मेनी एरियाज ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर हेवी लिफ्टिंग वर्क राइट थ्रू टू डेलिकेट प्रोसीजर, थ्रू द डेलिकेट प्रोसीजर, यानी कि बहुत हैवी चीजें उठानी हो, रखनी हो, प्रिसाइज चीजों की प्लेसमेंट्स हो, वहां पे लग सकती हैं। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, एक उसने मिसाल दी हुई है, पेंट करना या स्प्रे करना किसी कार की बॉडी को। ये मैं मोस्टली एग्जांपल्स कोट करता हूँ बिकॉज पूरी गाड़ी, एक गाड़ी और एक के साथ हजारों गाड़ियां एक ही तरह से, एक ही प्रोपोर्शन में, एक ही जितना स्प्रे जो सा है ना मुख्तलिफ हर गाड़ी पे होता है, ताकि वो हर जगह से क्या हो, इवनली स्प्रेड होनी चाहिए, और हर गाड़ी उसी तरह से इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? पेंट स्प्रेइंग ऑफ कार बॉडीज, वेल्डिंग बॉडी वर्क ऑन कार्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोचिप्स, रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं माइक्रोचिप्स को मैन्युफैक्चर करने में, बिकॉज इंसान की आंख जो सी है ना इतनी प्रिसाइज कटिंग नहीं कर सकती जितनी एक लेजर कट करता है। तो लेजर की कटिंग करने के लिए उसको मैनेज कौन करता है? मशीन्स करते हैं। मशीन्स क्या है? रोबोट्स हैं। रोबोट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यही 3 बातें। कोई ऐसी चीज जो सेंस कर सके, जो मूव कर सके, सेंस करने की बेस पे जिसको आप चेंज कर सके, प्रोग्राम कर सके, आप रोबोट बन जाएगी। तो तकरीबन मशीन्स जितनी भी है जिनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं उसको रोबोट कहा जा सकता है। अब रोबोट की मैंने कहा 2 कैटेगरीज थी, एक तो इंसान पर डिपेंड करना, अगर इंसान वहां पे मौजूद है तो वो डिपेंडेंट रोबोट हो गया। ठीक है, अगर इंसान नहीं है, इंसान के बगैर भी काम करती है तो वो इंडिपेंडेंट रोबोट हो गया। वेल, ये जो अभी इंडस्ट्री की बात की जा रही है स्प्रेइंग वाली, इसमें ये डिपेंडेंट रोबोट्स होते हैं किसी एक्सटेंट तक। ठीक है, जिसको इंसान कंट्रोल कर सकता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? A robot is programmed with a sequence of instructions which allow it to carry out the series of tasks. जितने भी टास्क हैं, सीरीज ऑफ टास्क कौन अलाउ करता है? ये टास्क वही अलाउ करता है। मिसाल के तौर पे, क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? प्रोग्रामर वो टास्क उसको बताता है कि ये काम आपने करने हैं, और वो एग्जैक्टली उन इंस्ट्रक्शंस की बेस पे उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एक चिप होती है आईसी, उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आप जो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो आप उसमें जाके सेव करते हैं और उसको रन कराते हैं। तो जो प्रोग्राम लिखा होता है रोबोट सेम हूबहू वैसे ही काम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ये इतना कहने के इंटरेक्टिव होता है। तो इसीलिए कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे नस्ट वीकेंड के ऊपर रोबोटिक्स की क्लासेस भी ऑफर कर रही होती है कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, प्रोग्राम बना के आईसीज में कहते हैं इसमें डेवलप करो, और वही आईसी जो सी ना मशीन में लगाओ, मशीन आपकी लॉजिक के मुताबिक चलने लग जाएगी। वीकेंड्स में नस्ट जो सा है वो रोबोटिक की क्लासेस ऑफर करता है। 8 साल से 12-14 साल के बच्चों के लिए, बड़े बच्चे भी ले सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सही है ना? तो ये मुख्तलिफ उसके वो बताए हुए हैं। मेनली रोबोट्स क्या करते थे? गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, गिव द वैल्यूज टू द माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम रिटन होता है उसके मुताबिक प्रोसेसेस दोज इंस्ट्रक्शंस एंड टेक्स एन एक्शन अगेंस्ट दोज इंस्ट्रक्शंस, या दोज इनपुट वैल्यूज के अगेंस्ट वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह एक ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट था। ऑब्स्टिकल अवॉइडर इंफ्रारेड सेंसर्स लगाता है, तो जब वो ट्रेवल कर रहा होता है, जैसे ही उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है, कॉन्टिन्यूसली वैल्यूज जा रही होती हैं, आ रही होती है, और रिसीवर उसको रिसीव कर रहे होते हैं। रिसीव्ड बेस के ऊपर अगर कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो कुछ और वैल्यूज आएंगी, अगर ऑब्स्टिकल नहीं होगा तो कुछ और वैल्यूज आएंगी। तो जब वो वैल्यूज चेंज होती है ना, तो वो एज एन इनपुट वैल्यू दी जाती है किसको? उस प्रोग्राम को। प्रोग्राम उस इनपुट वैल्यूज के हिसाब से एक फैसला लेता है, और उस फैसले के हिसाब से कहता है टर्न राइट या टर्न लेफ्ट। अगर राइट पे टर्न करता है, वहां पे भी ऑब्स्टिकल आ गया, फिर दोबारा टर्न राइट कर लेगा। समझ आई बात की क्या नहीं? अगर दोबारा एक दफा, वैसे ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, जरा सुनना, इंटरेस्टिंग बात है। आगे जा रहा है, ऑब्स्टिकल आया, टर्न राइट कर दिया। ठीक है, ऑब्स्टिकल आया, फिर टर्न राइट नहीं करना, टर्न राइट कर दिया तो दोबारा वापसी वाली जगह पे चला गया। ठीक है, अब एक दफा टर्न राइट कर दिया, ऑब्स्टिकल आ गया, अब क्या करो? टर्न लेफ्ट एंड देन अगेन टर्न लेफ्ट। अब उधर मूव करने लगे, उधर भी अगर आ गया ना तो उसका मतलब एक बॉटल नेक आ गई थी, वापस आपको किधर जाना है?
वापस ही जाना है, क्योंकि हर तरफ आ गया थे कि अब बंद गली में आ गए हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, तो ऐसे रोबोट्स बनाए जा सकते हैं। क्या ख्याल है? रोबोट्स तो कई मूवीज में इस तरह से भी दिखाए जाते हैं ना कि जी ज़ॉम्बी एपोकलिप्टिक अटैक हुआ है, ज़ॉम्बीज आ गई हैं, ठीक है, तो कोई भी इंसान जाएगा, ज़ॉम्बीज उसको खा लेंगी, तो पहले मशीन भेजते हैं जाके चेक करने के लिए कि वहां पे तो कोई ज़ॉम्बी शॉम्बी तो नहीं है। क्या ख्याल है? इसी तरह से अंडरग्राउंड बहुत सारे एनिमल्स होते हैं कि जी उनको मूवमेंट कर रही हो चीज़ तो उसको खा लेती है मशीन, तो पहले वो मशीनें भेजते हैं, कोई चीज़ खाती तो नहीं, मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए। इसी तरह से ये जो से माइंस होती हैं, इस तरह एंटी टेररिस्ट जिन्होंने कुछ इलाकों में ना ज़मीन के अंदर खोद के माइंस नहीं लगाई होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? आईडीज बोलते हैं ना, एक्सप्लोसिव्स जो से होते हैं जिस पे कदम रखे तो फट जाती है वो, ठीक है, माइंस बोलते हैं, लैंड माइंस भी बोलते हैं और आईडीज भी बोला जाता है उनको, ठीक है। तो अक्सर औकात रोबोट्स भेजे जाते हैं पहले जाके चेक करें वजन डाल के इस जगह में, तो कोई नुकसान हो तो किसको पहुंचे? नुकसान रोबोट को पहुंचे। क्या ख्याल है? और रोबोट को वायरलेसली जो है ना मैनेज किया जाए। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी गाड़ी से पहले आगे क्या हो, मतलब कुछ मीटर्स आगे जो है ना मैं वो गाड़ी भेज दूँ, ठीक है, गाड़ी में कैमरास भी लगे हुए और सेंसर्स भी लगे हुए, अगर कुछ हो तो उस गाड़ी को ही हो। क्या ख्याल है? इसी तरह से आपके पास मल्टीपल गाड़ियां हो या उसके अंदर आपने ऐसा फिनोमिना लगाया हो जिसको उड़ भी जाए तो उसको मसला ना हो, आप ऐसे व्हीकल्स बना सकते हैं। जैसे नहीं होते लोगों ने अक्सर को तो गाड़ियां डिज़ाइन की होती हैं जो क्या स्पोर्ट्स को बोलते हैं यार, जो उनसे रफ टेरेन में जो गाड़ियां चलाते हैं, स्पोर्ट्स को कुछ कहा जाता है ना, जो नहीं गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी गलाबाजी मार के आगे जाती है, बाइक्स में भी करते हैं स्पोर्ट्स, है रैलीज वाली नहीं होती यार, वो एक इंडोर एक होती है, एक गेम्स है जिसमें बड़े बड़े टायर नहीं लगे होते गाड़ियों के साथ, हैं मॉन्स्टर ट्रक्स वाली जो उनसी होती है जिसमें ट्रक्स उल्टे भी हो जाते हैं तो उनको नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसी तरह से ना इस तरह की व्हीकल्स बनाए जा सकते हैं जो हवा में जंप मार के वापस भी नीचे आए तो उनको नुकसान ना पहुंचे, और जाके आगे चेक करते हैं, बस एक माइन फट गई, चलो जी वो फट गई, गाड़ी अब आगे से सुकून से गुजर सकती है। क्या ख्याल है? पीछे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो, अपनी गाड़ी भी सेव हो जाए और आगे वाली गाड़ी जो सी है ना बेशक उसको कुछ हो जाए। क्या ख्याल है? इसी तरह से जब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सच रोबोट्स हम बात करते हैं तो रोबोट्स आर केपेबल ऑफ वर्किंग इन कंडीशंस दैट मे बी हैजार्डस टू ह्यूमंस सच एज न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गया, ठीक है, मोर ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट जहाँ पे केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे रोबोट काम करते हैं। रोबोट मशीन होती है और मशीन को केमिकल्स के एक्सपोजर से कुछ भी नहीं होता। जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड अपने हाथ में पकड़ेंगे ना तो आपके हाथ में क्या आ जाएंगे, हैं बर्न्स हो जाएंगे, छाले चढ़ जाएंगे आपके हाथ में, लेकिन अगर आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास को कुछ नहीं होता, वो मटेरियल ही उस तरह का है। क्या ख्याल है? समझ रहे मेरी बात? तो नहीं कहीं नहीं। तो इसी तरह से मशीन्स जो सी होती हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर लेती है रादर देन ह्यूमन हिमसेल्फ गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन सच कंडीशंस। क्या ख्याल है? सही है ना रोबोट्स? अच्छा, इसी तरह से रोबोट्स 24/7 दे कैन वर्क, ठीक है, जस्ट यू नीड टू चार्ज देम। अगर ख़राब हो जाता है तो वो एक अलग नुकसान है उसका, बट अगर वो ठीक है तो वो ऑल टाइम वो काम कर सकते हैं। रोबोट्स आर लेस एक्सपेंसिव इन लॉन्ग रन, ऑल्दो इसमें आपको पता है एम्बेडेड सिस्टम जिस तरह हम पढ़ते हैं कहते हैं ना इनिशियली वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट ऑन गोइंग उसकी मेंटेनेंस अगर रिक्वायर्ड हो तो स्पेशलाइज्ड लोगों का टास्क होता है ये, ठीक है, लंबे अरसे के लिए ये सस्ता पड़ता है, इनिशियल कॉस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। रोबोट्स आर मोर प्रोडक्टिव दैन ह्यूमंस, हायर प्रोडक्टिविटी लेस एरर्स होते हैं इसके, ठीक है, ऑल्दो नॉट नेसेसरीली मोर एक्यूरेट, रोबोट्स आर मोर कंसिस्टेंट, उनके रिजल्ट्स हमेशा एक्यूरेट ही होते हैं। इंसान जब वैल्यूज लेते हैं ना, कभी एक आंसर आ रहा है, दोबारा उसने एक्सपेरिमेंट किया कुछ और आंसर आ रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट किया फिर कुछ और आंसर आ रहा है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। इंसान बहुत से ऐसे फैक्टर्स को नहीं मॉनिटर कर सकता, रोबोट्स क्या करते हैं फैक्टर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से वो मतलब वो हर लम्हे उनका रिजल्ट एक ही जैसा आता है क्योंकि वो प्रोग्राम्ड होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? ह्यूमन एरर्स होते हैं ना, आप लोग एएस पे जाएंगे, आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, आप नोट करना, एक दफा प्रैक्टिकल करो, सेम प्रैक्टिकल करोगे केमिस्ट्री का, मिसाल के तौर पे आपका केमिकल एक तरह से बिहेव करेगा, दोबारा करोगे कुछ और बिहेव करने लग जाएगा। समझ आ रही बात ही कि नहीं? बिकॉज आपने किसी एक क्वांटिटी को थोड़ा सा ज्यादा कर दिया होगा या किसी को थोड़ा सा कम कर दिया होगा, ह्यूमन एरर, ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है ये बात के नहीं? सो इसके अलावा ऑल्दो नॉट नेसेसरीली मोर एक्यूरेट, रोबोट्स आर मोर कंसिस्टेंट, ये बात हमने डिस्कस कर ली। रोबोट्स आर बेटर सूटेड टू बोरिंग रिपीटेटिव टास्क्स दैट देन ह्यूमंस। बोरिंग किसको बोलते हैं? सुराख वगैरह करना, जो बार बार एक ही काम करना, तो रोबोट को लगा के छोड़ दो खुद सो जाओ,
ठीक है, घंटे बाद आना, रोबोट ने वो काम परफॉर्म किया हुआ होगा। ठीक है, डिगिंग हो गया, ठीक है, रिगिंग हो गया, डिग करना, सुराख करना। रिगिंग मतलब ऑयल फील्ड में किसी नेचुरल रिसोर्स को बीच में से एक्सट्रैक्ट करना जमीन में से। देयर विल बी लेस कॉस्ट इन हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग के अंदर कम कॉस्ट आएगी। रोबोट्स डू नॉट नीड गुड लाइट और वार्मथ। आपको दोबारा से गर्म करने की या रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को अंधेरे में काम नहीं कर सकता वो, ठीक है, इंसान को ठंडे इलाके में भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, रोबोट्स काम कर सकते हैं ठंडे इलाके के अंदर। ठीक है, इसी तरह रोबोट्स कैन फाइंड इट, अच्छा ये डिसएडवांटेजेस है, रोबोट्स कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू नॉन स्टैंडर्ड टास्क्स। ठीक है, windscreen being fitted to a car is cracked. windscreen being fitted to a car is cracked. अगर वो क्रैक हो जाए तो उस पर रोबोट शायद सही तरह से काम ना कर पाए, उस पर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। नॉन स्टैंडर्ड टास्क उससे परफॉर्म करवाएं, अगर आप पहले टूटा हुआ शीशा जो इंसान उससे आप फिक्स करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता। रोबोट्स कैन लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रोबोट्स जब आएंगे तो जो मैनुअल टास्क हैं इंसानों के, वो क्या हो जाएंगे, बीच में से माइनस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी जिस तरह से नहीं, पहले होता था ना, वो जो सॉफ्टवेयर एडिटर्स मिलते थे, वो पिक्चर या फोटो एडिटर्स मिलते थे ना, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे खुद ही ऑटो एडिटिंग इतनी खूबसूरत कर देते हैं कि हम कहते हैं हमें किसी एडिटर की जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? तो फ्यूचर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आएंगे जो नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन जाएंगे जो न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप किया करेंगे। इतने अच्छे नहीं होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो सोचें एआई ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना दे जो और सॉफ्टवेयर्स भी बनाए, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ डी-स्किलिंग व्हेन रोबोट्स टेक ओवर सर्टेन टास्क। अब जब रोबोट्स को कुछ टास्क मिल जाएंगे तो डी-स्किलिंग हो जाएगी। डी-स्किलिंग मतलब जिन लोगों को वेल्डिंग आती है वो वेल्डिंग करना छोड़ देंगे। क्या ख्याल है? जो दर्जी थे वो कपड़े सीना छोड़ देंगे। बहुत सारी मशीनें, आपको पता है ना, आप खुद ही सारे डिजाइन बनाती हैं कि नहीं? लेडीज के बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं, वो कहते हैं ना कि जी ये हाथ का काम है। क्यों गर्ल्स? और ये मशीन का काम है। मशीन का काम सस्ता होता है, हाथ का काम ड्यूरेबल होता है, इसलिए महंगा होता है, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। मशीन का काम हालांकि ज्यादा, वो कह लें कि प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है। आदमी ने एक महीने में कोई चीज बनानी है, मशीन ने एक दिन में वो चीज बना देनी है, या उससे भी कम टाइम में। ऐसा ही होता है ना। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो हाथ वाला काम होता है वो महंगा होता है, जो मशीन वाला काम है वो सस्ता होता है। लेकिन वो सस्ते काम से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा चीजें बेच देते हैं। यहाँ पे महीने बाद एक सूट बेचेगा, वो एक महीने में पता नहीं कितने सूट्स बेच देंगे। वहां का प्रॉफिट सारे का सारा एक तरफ, यहाँ का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी कलेक्टिवली देखा जाए तो उससे बहुत ज्यादा बनता है। उसकी कॉस्ट ज्यादा है कंज्यूमर के लिए, इसकी कंज्यूमर के लिए कॉस्ट कम होती है। समझ आ रही बात है कि नहीं? फैक्ट्रीज कैन नाउ बी मूव्ड टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर ऑपरेशंस कॉस्ट्स आर लोअर। अब ये भी बड़ा मसला है। पाकिस्तान में फैक्ट्रीज कम होंगी तो यहाँ से लोग चले जाएंगे किसी और कंट्री के अंदर, वहां पे जाके बांग्लादेश में, कीनिया में जाके डिप्लॉय कर देंगे। तो पाकिस्तान में क्या होगी, वही अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। कंट्री के जो नेचुरल ये जो जीडीपी है या जो ग्रोथ रेशियो है वो स्लो हो जाएगी। कंपनी को कोई और मुल्क जो है ना वो तरक्की करने लग जाएगा। इसीलिए तो जो अमेरिका है उसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, वो अमेरिका में नहीं होते, चाइना में होते हैं, जहाँ पे लेबर कॉस्ट क्या है, कम है। या इंडिया में होते हैं जहाँ पे लेबर कॉस्ट क्या है, कम है। मिसाल के तौर पर समझ आ रही है कि नहीं? अमेरिका में पर आवर क्या चार्ज करते हैं वो लोग? हाँ, $20 नहीं है। एवरेज वेज 11 है। $11 कितना 1000 बनते हैं? 3000 बनते हैं। हमारे यहाँ जो वेज है वो क्या चल रही है, एवरेज वेज तो फिर हमारी निकले वो तो 500 तक आ जाएगी। हाँ, $3-4 तक आ जाएगी, है ना? $3-4 भी शायद नहीं, इससे भी कम, $2 या $1। तो एक तरफ कॉस्ट अगर आपने कहा 11 है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 1 आवर के 100 से भी ऊपर डॉलर्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखी जाए, यहाँ पे तो फिर वेज कम है ना, तो इस इलाके में वेज कम है, रिसोर्सेज कम होने की वजह से जितनी भी इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो इधर आके बनाते हैं। इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी बड़े फेमस हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर महंगा सॉफ्टवेयर बनाता है, यहाँ के लोग महंगा बनाते हैं लेकिन उनके लिए तो बहुत ही सस्ता होता है। क्लियर हो रही मेरी बात? इसीलिए जो लोग हैं मोस्टली किसके लिए काम, अमेरिकन के लिए काम कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस के लिए काम करते हैं, फॉरेन कंट्रीज के लिए काम करते हैं, बिकॉज दे पे यू इन डॉलर्स। किस में पे करते हैं वो? डॉलर्स में पे करते हैं।
क्लियर हो रही मेरी बात? पिछले टाइम में जब नहीं इंटरनेट बंद हुआ था तो आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। आईटी सेक्टर को इंटरनेट, क्योंकि उनका काम ही किसके साथ होता है, आईटी वालों का इंटरनेट के साथ काम होता है। अभी जो ये इलेक्शंस आएंगे, कहने में है कि अगर इलेक्शंस हुए तो 2 दिन है पहले, 2 दिन बाद इंटरनेट क्या होगा, बंद होगा। जब इंटरनेट बंद होगा तो सोचो जो आईटी बेस्ड कंपनीज है तो 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी उनको, और उनके 4 दिन से कितना बड़ा नुकसान होगा। लॉस किस तरह का, एक पोटेंशियल क्लाइंट था, उस क्लाइंट ने आना था आपसे बात करने के लिए, मिसाल के तौर पे, समझ आ रही कि नहीं, क्लाइंट ने आना था आपसे गप लगाने के लिए, आपसे एक प्रोजेक्ट देने के लिए, बहुत हैवी प्रोजेक्ट था। अब वो क्लाइंट को तो फिर नखरे करता, वो तो नहीं बार बार आता, वो कहता बस आपने नहीं तो किसी और को, इंडियन को दे देगा, बंगाली को दे देगा, किसी और रशियन को दे देगा, वो आपको नहीं देगा। हंटिंग करनी होती है ना प्रोजेक्ट्स की, किसी और को। इसी तरह से जब 9 मई का वाकया हुआ था तो उसके आसपास इंटरनेट भी कुछ टाइम के लिए बंद किया था, फिर नुकसान हो गया था। किसको? आईटी कंपनीज को नुकसान हुआ था। जब भी आपके मोबाइल सर्विसेज या इंटरनेट बंद होता है तो नुकसान किसको होता है? आईटी कंपनियों को होता है। ये जिन लोगों का काम इस पर डिपेंड करता है वो नुकसान में चले जाते हैं। ठीक है ये बात? इंडिया में क्या, हाँ ना, उसमें लेबर कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। गूगल में तो मोस्टली इंडियन वर्कर्स हैं, जस्ट बिकॉज कॉस्ट कम होती है। ट्रांसपोर्ट की बात, ऑटोनमस कार्स एंड बसेस। ऑटोनमस कार्स एंड बसेस कौन सी वाली होती हैं? जिसमें वो गाड़ी खुद ब खुद चल रही होती है, बेस्ड अपॉन द कैमरास, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। दे कैरी आउट देयर एक्शंस वेरी सेफली। ठीक है, दे ड्राइव वेरी सेफली। वो ओवर स्पीडिंग के लिए नहीं करती, वो सिर्फ एक वेरी स्लो स्पीड होती है, बहुत दूर से सेंसर्स को देख रहे होते हैं। दे प्रोवाइड इमीडिएट एक्शंस। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट के अंदर जिस तरह से मैंने कहा, ऑटोनमस कार्स एंड बसेस भी हैं, ट्रेन्स भी हैं। ऑटोनमस कार्स क्या करती हैं? सिर्फ गियर चेंज करना, ठीक है, ब्रेक्स इंप्लीमेंट करना, ब्रेक्स एक्सर्ट करना, या उसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल। ये मेन 3 काम है, या डोर ओपनिंग, डोर क्लोजिंग, या विंडो ओपनिंग, विंडो क्लोजिंग, ये वाला काम कर रहे होते हैं जो ऑटोनमस या ऑटोमेटिक कार। ऑटोनमस कार्स किनको बोलते हैं? जिनके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जिनके अंदर कैमरास लगे होते हैं, जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिनके जो इस बेस पर फैसला ले रही होती है, उसको ऑटोनमस चीज बोलते हैं। कार या बस हो जाए तो उसका मतलब है गाड़ी ऐसी जिसमें कोई ड्राइवर ना हो, बगैर ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। आई टोल्ड यू, उसके अंदर क्या चीज इस्तेमाल होती है? 3D इमेजिंग इस्तेमाल होती है। 3D इमेजेस खींचे जा रहे होते हैं सराउंडिंग के, कि हमारी सराउंडिंग में क्या चीज चल रही है। जैसे नहीं लॉस एंजलिस में या पता नहीं सैन फ्रांसिस्को में एक गाड़ी अनमैन्ड टैक्सी जो मुतारिफ कराई गई है ना, कराई गई है ना, जिसमें वो करती क्या है, टैक्सी का एक लाइव जीपीएस के थ्रू व्यू भी देखा जा रहा होता है कि टैक्सी कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है, और उस टैक्सी को बताया जाता है कि किस किस रूट पर ट्रैफिक कितनी ज्यादा है, पार्किंग कहाँ की जा सकती है, कहाँ नहीं की जा सकती। समझ आ रही कि नहीं? पैसेंजर कहाँ से उठाना है, कहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप करना है, पैसे कितने बन रहे हैं। अगर तो वो गाड़ी हैक हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो हैक हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैठाएगा कोई, उतरेगा ही नहीं, वो कहीं और ले जाएगी गाड़ी उसको। ठीक है, तो बहुत सारे ये अब इसके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। एक मूवी है इस तरह की जिसने साइबर ट्रक को हैक किया था। साइबर ट्रक नहीं, जो एलन मस्क जो बना रहा था, एक फ्यूचर की एक मूवी है जिसमें एक ऐसी चिप होती है जिसमें हैकर्स क्या करते हैं, एक ऐसे बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ को, बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ को क्या करते हैं, अगवा करने के लिए उसका साइबर ट्रक जो सा होता है उसको हैक कर लेते हैं। और फिर वो साइबर दूसरे जो कह लें कि क्रिमिनल्स होते हैं, एक जगह जाके उसका एक्सीडेंट करवाते हैं। एक्सीडेंट करवा के वो बहुत कमांड दे रहे होते हैं अंदर से कि स्टॉप, ब्रेक मारो, रोक जाओ, मतलब इंग्लिश में ना, लेकिन वो गाड़ी रुकती नहीं है, वो और स्पीड मारे जा रही होती है, यानी कि उसको कोई और कंट्रोल कर रहा होता है उस वक्त। रोड पे सही वो तेज तेज जा रही होती है और एक जगह जाके और उसको मतलब खुद ही क्रैश करवाती है। ठीक है, और जब तक सीट बेल्ट नहीं पहनते तो गाड़ी चलती नहीं। मतलब उसके मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं। बिल्कुल अंदर से नेकेड गाड़ी, खाली गाड़ी, नो स्टीयरिंग, नथिंग, ड्राइवर नहीं चला सकते उसको, क्योंकि वो गाड़ी खुद कोई और चला रहा है, सेंसर्स चला रहे होते हैं उसको। ठीक है, तो हैक होती है, इंटरनेट बेस्ड हैक होती है, अब वो गाड़ी को कहीं और ले जाते हैं। तो ये भी वल्नरेबिलिटीज बाद में फिर आती हैं इस तरह की चीज़ों के अंदर। ठीक है, फिर मैं ऑटोनमस ट्रेन्स की भी बात करूंगा। सेंसर्स हो फिर तो नहीं हो सकती। देखिए, हैकिंग के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है, यानी एक्सेस का जरूरी है। हैकिंग क्या चीज है? इट इज द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एक्सेस टू समथिंग, ये हैकिंग है। अब एक्सेस किसी की कैसे मिल सकती है? कोई मॉड्यूल ऐसा अवेलेबल होना चाहिए जिसके थ्रू कोई दूसरा उसके सिस्टम में इन हो सकता है। वो उस मॉड्यूल एक्सपेक्टेडली इंटरनेट बेस्ट है उसको, उसके सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए। तो
एडवांटेजेस क्या हैं? सेफर सिंस ह्यूमन एरर्स आर रिमूव्ड लीडिंग टू फीवर एक्सीडेंट्स कम होंगे, ह्यूमन एरर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। बेटर फॉर एनवायरनमेंट सिंस व्हीकल्स विल ऑपरेट मोर एफिशिएंटली, जब मतलब एफिशिएंटली किस तरह से, एनवायरनमेंट के लिए कैसे बेहतर है कि जब आगे ट्रैफिक ज़्यादा है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद को बंद कर लेगी और जब चलना होगा फिर स्टार्ट कर लेगी एक्सेट्रा। इसी तरह से रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन नहीं कॉज करेगा, जहाँ पे रश होगी रास्ता भी चेंज कर सकता है ये पहले से ही, ठीक है। ऑटोनोमस व्हीकल्स विल बी बेटर फॉर एट स्मूथिंग आउट ट्रैफिक फ्लो, रिड्यूसिंग कंजेशन इन सिटीज। कैसे? स्लो चल रही होती है, उनको पता होता है कि किस तरह कब, देखिए ट्रैफिक कंजेशन होती कब है, जब ट्रैफिक वायलेशंस हो बिकॉज ऑफ एनी वन पर्सन। ट्रैफिक वायलेशन कोई एक बंदा करता है तो बाकी ठीक भी चल रहे होते हैं, तो ठीक वाला अपना राइट मांगते हैं, जो ठीक नहीं चल रहा होता वो उसको वायलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपस में उनकी कह लें कि कंजेशन, वहाँ पे ट्रैफिक जैम प्रोड्यूस होता है और उसके बाद जितनी भी ट्रैफिक फ्लो है वो सारे के सारा ब्लॉक हो जाता है। तो तब तक वो ठीक नहीं होता जब तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ट्रैफिक कैसे खुलती है? ऐसे ही खुलती है ना, कोई आके कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ट्रैफिक होती किस तरह से? सब लोग अपने उसको फॉलो करें, ऑरेंज लाइट, कभी भी ट्रैफिक जाम ना हो, सारों की सीधी सीधी कतारें बनी हुई और सब जो है ना अपने टाइम से थोड़ा सा लेट हो सकते हैं लेकिन जैम्स नहीं होंगे। तो जो जितने भी ऑटोनोमस कार्स एंड बसेस होती है ना, अगर वो सब ऑटोनोमस हो जाए तो ट्रैफिक जैम्स को बचाया जा सकेगा, क्योंकि हर एक उस असूलों को फॉलो कर रही होगी कि कब रुकना है और कब चलना है, कब अवॉइड करना है, कब नहीं अवॉइड करना है। क्या ख्याल है? क्योंकि एक सर्टेन स्पीड पे सारे ट्रेवल कर रहे होंगे। इंक्रीज्ड लेन कैपेसिटी, ठीक है, इंक्रीज्ड लेन कैपेसिटी। रिसर्च शोज ऑटोनोमस व्हीकल्स विल इंक्रीज लेन कैपेसिटी बाय 100% and increases average speed by 20% due to better braking and acceleration responses together with optimized distance between the vehicles। अच्छा, इससे ये भी कह रहे हैं कि जी इससे बेहतर ये है कि जब उसको पता होगा कि आगे कोई गाड़ी नहीं आ रही तो वो स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और ब्रेकिंग एक्सपीरियंस भी उसका ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज उसको पता होगा कि ब्रेक कैसी है, किस रोड के ऊपर मुझे कितनी स्पीड मारनी है, किस रोड पे कितना स्लो चलना है। अक्सर लोग मोटर पे भी बड़ा मैरान गाड़ी लेके पहली लेन में ना 40 की स्पीड में जा रहा होगा वो, तो उसको जितना मर्जी पीछे से आप हॉर्न बजाते रहें, डिम्पर्स देते रहें कि साइड पे हो जाओ, ये तो ओवर स्पीडिंग वाली है या ओवरटेक वाली है, वो कहते नहीं जब तक मुझे ख़त नहीं लिखोगे तब तक मैं साइड पे नहीं होऊंगा। तो उसको बाकायदा ख़त लिख के अप्रूव करा के ना तब उसको भेजना पड़ता है, तब वो बॉस अपनी साइड चेंज करता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर ये ऑटोनोमस गाड़ियाँ होंगी ना तो वो अपनी स्पीड को बेहतर भी कर सकती हैं, ठीक है। बेहतर मतलब किस तरह? इंक्रीज्ड लेन कैपेसिटी, पता होगा कि किस लेन में कौन सी स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, उसके हिसाब से लेन चेंज भी की जा सकती है। तो ये सारे आप लोगों ने खुद देखने, याद करने हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, किस किस के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर ऑटोनोमस ट्रेन्स का मैं बता देता हूँ। ऑटोनोमस ट्रेन्स में क्या होता है, इसमें 2 डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये इस्तेमाल होती है, लीडर बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रेन्स दे मेक यूज ऑफ द सिस्टम कॉल्ड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अच्छा, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग यूजेस लेजर्स व्हिच बिल्ड अप अ 3D इमेज ऑफ द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग का 3D इमेज वो बनाती है, सराउंडिंग का 3D इमेज बनाती है। अदर सेंसर्स सच एज प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स ऑन द ट्रेन डोर्स एंड कैमरास इंक्लूडिंग इंफ्रारेड सेंसर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस टू हेल्प कंट्रोल द ट्रेन एंड मेंटेन सेफ्टी। ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए, सेफ्टी मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ सेंसर्स लगाए जाते हैं, जिसमें दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलना बंद होना, सराउंडिंग की इमेजेस बताना, ठीक है, उसके हिसाब से डिटेक्ट करना कि मैं बेकर स्ट्रीट पहुंची हूं या मैं किसी और स्टेशन पे जाके रुकी हूं। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम इन द ट्रेन ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ठीक है, GPS टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, उस ट्रेन की मौजूदगी कहाँ पे इस वक्त किधर है वो, ठीक है, उसके हिसाब से वो उसका भी इस्तेमाल करती है। इंटरनेट भी लगे होते हैं ना ट्रेन में, क्यों राफे? होता है कि नहीं होता अब्दुल अहद? ट्रेन में इंटरनेट होता है? सही है, सही है। विच अलाउज एक्यूरेट। अच्छा, ट्रेन के इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल थ्रेट ऑफ वॉर ड्राइविंग। Someone in the surrounding can get into your computers because can get access of the data that you are sharing। जो डेटा आप शेयर कर रहे होते हैं वो डेटा को चोरी कर सकता है। कैसे? क्योंकि वो फ्री वाईफाई होता है, तो वो वाईफाई को कैप्चर करता है। वाईफाई आपको जो डेटा दे रहा है या आपसे जो डेटा ले रहा है उसको वो मैनेज कर लेगा। सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एंटेनास की जरूरत होती है। समझ आ रही है कि नहीं? जिससे बचने के लिए क्या करते हैं, आप फ्री वाईफाई के साथ कनेक्ट ना हो अनटिल और अनलेस बहुत मजबूरी ना हो। सेकंड चीज, वाइड इक्विवेलेंस प्राइवेसी
इंक्रिप्शन इस्तेमाल, WEP इंक्रिप्शन इस्तेमाल होती है। तीसरी, पासवर्ड्स वाईफाई के स्ट्रॉन्ग रख दिए जाए कि वो ब्रेक ही ना कर सके कोई उनको, ठीक है। कुछ जो भी डेटा आ रहा है जा रहा है वो उसको मॉनिटर करता है। जरा सुनना मेरी बात। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपके वाईफाई के पासवर्ड्स को प्रेडिक्ट करते हैं। कैसे? उसको सिर्फ कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं कि ये कुछ 10-12 कैरेक्टर्स हैं जिससे एक पासवर्ड बना हुआ है। जरा समझना मेरी बात, 10-12 कैरेक्टर्स हैं जिससे ये पासवर्ड बना हुआ है। तो वो सॉफ्टवेयर पता क्या करते हैं, एक आपको ना एक्सपेक्टेड ग्रुप्स बना के दे रहे होते हैं कि इन अल्फाज से ये वाले पासवर्ड्स बन सकते हैं। अक्सर औकात इंसान को खुद समझ आ जाती है कि NSATIKAP कौन सा पासवर्ड है, पाकिस्तान है ये। बेशक कैरेक्टर्स आगे पीछे हों, पाकिस्तान है ये। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे पड़े होते हैं कि जो ये काम करते हैं। जब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की तरफ आएंगे तो इससे क्या होता है, दिस इंप्रूव्स द पंक्चुअलिटी ऑफ द ट्रेन्स, रिड्यूसेस द रनिंग कॉस्ट्स, fewer staffs are required, स्टाफ बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, improves safety since human errors is removed, ठीक है, sensors में based, minimizes energy consumption since there is better control of speed and optimum service requires less energy। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, स्पीड चाहिए हो तो हम एक्सेलरेट ज्यादा करते हैं, उससे फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है। इन गाड़ियों को पता होता है कि कितनी स्पीड के ऊपर कितना एक्सेलरेट आप मैक्सिमम कर सकते हैं। सम टाइम ना हम ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, फ्यूल उतना ही, मतलब फ्यूल ज्यादा खर्च हो रहा होता है, स्पीड उसकी नहीं बढ़ती। तो किसी एक सर्टेन स्पीड तक रहने के लिए गाड़ी को पता होता है कि मुझे किन ऑप्टिमम कंडीशंस में रहना है जिससे मेरी फ्यूल कंजम्पशन बेहतर हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन अच्छी हो जाती है। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन्स, automated system allows for shorter times between the train frequency, how frequently the trains are coming, because punctuality होती है, हर 2 मिनट बाद एक नई ट्रेन आती है। ये फिनोमेना देखा कभी किसी ने कि नहीं है? कहीं कुछ ट्रेन्स होती हैं आफ्टर एवरी 5 मिनट्स आती हैं, कुछ ट्रेन्स आफ्टर एवरी 2 मिनट्स आती हैं। वो क्यों होता है? हर कोई बंदे से ट्रेन मिस भी हो जाए तो कहता है खैर कोई बात, 2 मिनट बाद दूसरी आ जाएगी। क्या ख्याल है? क्योंकि अगर कोई बंदा होता है ना आदमी, इफ ड्राइवर इज ड्राइविंग द ट्रेन तो वो समटाइम क्या करेगा, यार दरवाजा खोलना है, बंद करना है, लोग भी पंगा क्रिएट करेंगे। अगर मशीन होगी तो लोग इंतजार कर लेंगे। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो जिससे पंक्चुअलिटी बढ़ती है। इट इज ईजियर टू चेंज ट्रेन scheduling, फॉर एग्जांपल मोर ट्रेन्स ड्यूरिंग बिजियर टाइम्स, लेस ट्रेन्स ड्यूरिंग नाइट टाइम्स, ठीक है। सिर्फ आप कंप्यूटर में जाके सिस्टम चेंज करें, ज्यादा ट्रेन्स रन करने लग जाए, एक्सीडेंट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक्सीडेंट्स बिल्कुल भी, प्रोग्राम ही ऐसे बनाया जाए, ट्रेन को क्या किस तरह से ट्रीट किया जाए एज अ डेटा, और वो 2 डेटा आपस में करीब आए, अलाउ ही ना किया जाए उनको एक दूसरे के करीब आने से, उन दोनों को एक दूसरे से दूरी रखा जाए। अगर आगे वाली ट्रेन करीब है, पीछे वाली ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के बजाय कम कर दो, है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करते हैं, कौन बताएगा? प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। जायरोस्कोप क्या करता है? मूवमेंट को डिटेक्ट करता है इन द X, Y एंड Z एक्सिस, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है? नियर बाय, अभी तो गाड़ियों में भी लगा होता है ये, जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें अगर कोई गाड़ी करीब आती है तो वो एक छोटी सी LED ग्लो करती है, तो बजाय एक गाड़ी बंदा राइट पर टर्न करे, वहां से एक रेड लाइट या ऑरेंज कलर की ना एक ल्यूमिनेसेंट ऑरेंज कलर की लाइट होती है, वो पड़ती है, तो आइडिया होता है कि यार राइट साइड पे कोई गाड़ी है, डोंट टर्न राइट। बिकॉज गाड़ियों में ना अक्सर कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिससे आप गाड़ियों को पीछे देख नहीं सकते हैं, तो शीशों को ना ऐसे एडजस्ट करना चाहिए, जिस साइड वाले और बैक मिरर, ताकि आपको पीछे का पूरा व्यू किसी न किसी शीशे से नजर आ ही रहा हो। उसी को यूज करके ब्रेकिंग भी, सही कह रहा है, ब्रेकिंग भी यूज की जा सकती है। किस तरह से ये जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के सिस्टम होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ऑटोनोमस अनपायलटेड एयरप्लेन्स, ऑटोनोमस एयरप्लेन्स कौन से वाले होते हैं? बगैर किसी पायलट के जो जहाज, ऑटो पायलट जिसको कहते हैं ना, पायलट तो होता है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन ऑटो पायलट पे लगा दो तो जहाज खुद ब खुद ही चलता रहता है, एक सर्टेन कंडीशंस की बेस के ऊपर चल रहा होता है वो, ठीक है। वो सेंसर्स क्या करते हैं? सेंसर्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है प्लेन्स में, क्योंकि प्लेन सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। प्लेन सबसे एक्सपेंसिव और उसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसे, एनर्जी, रिसोर्सेज लग जाते हैं। So sensors to detect turbulence to ensure both smooth flights, ठीक है, स्मूथ। अब देखें जहाज पता है हर वक्त यूं गिर रहा होता है, जहाज को यहां से लिफ्ट किया जाता है,
इसीलिए जहाज हमेशा यूं ही कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता, अंदर वाले पैसेंजर्स को इतना ज्यादा महसूस नहीं होता अनटिल और अनलेस टर्बुलेंस बहुत ही ज्यादा हो जाए। क्या ख्याल है? टर्बुलेंस नहीं हो, जो जहाज वाइब्रेट करता है हवा के प्रेशर की वजह से जो वाइब्रेट कर रहा होता है, जब वो बाहर हवा का प्रेशर बहुत तेज हो, बारिश आंधी तूफान हो, तो टर्बुलेंस ज्यादा हो जाती है। समझ आ रही बात है कि नहीं? क्योंकि वो उस वक्त कंडीशंस बड़ी डेंजरस होती है, तो जहाज के क्रैश करने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो सेंसर्स क्या करते हैं इब्राहिम? तो सेंसर कभी यूं गिरता है ना, तो यहां से ये वाला सेंसर रिएक्शन बेस्ड एक्चुएटर क्या करता है? उसको यूं हिलाता है, ऊपर की तरफ करता है। समझ आ रही है कि नहीं? यहाँ से फिर यूं करता है, फिर यहाँ से यूं करता है, फिर यहाँ से यूं, और ये यूं चल रहा होता है, यूं। रॉकेट भी इसी तरह से यूं वाइब्रेट करके ऊपर जा रहा होता है। रॉकेट नहीं होता है जो उनसे ऊपर स्पेस शटल्स होती है, नीचे से एग्जॉस्ट फ्यूल निकलता है, तो एक प्लान के मुताबिक बड़ा रैंडमली निकल रहा होता है। प्लान नहीं होता कि मैं तमीज से निकलूंगा, वो जिसका दिल कर रहा होता है। एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट गैसेज है और फ्यूल है, वो नीचे वो उसको ऊपर फेंक रहा होता है। तो अक्सर औकात अगर उसको मैनेज ना किया जाए तो दोबारा अपनी ही टेरिटरी में गिर जाएगा। ठीक है ना? समझ आ रही है कि नहीं? तवज्जो रखें, तवज्जो रखनी मेरी तरफ भी। समझ आ रही है बात कि नहीं? नहीं समझ आई? अच्छा, नहीं ना, दुनिया के सबसे जो अच्छे सेंसर्स होते हैं वही तो इस तरह की चीजों में अप्लाई किए जाते हैं कि जिन पर इतना ट्रस्ट होता है कि वो कभी भी रैंडमली खराब नहीं होते। और एक सेंसर नहीं होता ना, मल्टीपल सेंसर्स इन पैरेलल काम कर रहे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं, बैकअप्स होते हैं उनके, अगर कोई एक खराब हो जाए। इसीलिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स ये क्या करेंगे बताएं मुझे जरा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स एक फ्लाइट के, एक जहाज के ओके की रिपोर्ट देते हैं बिफोर इट गेट्स इनटू द एयर। उससे पहले उन्होंने कुछ चेक अप्लाई करने होते हैं, कुछ इनसाइड चेक होते हैं मशीनें लगा के, कुछ आउटसाइड चेक होते हैं मशीनें लगा के। जैसे नहीं आजकल तो बड़ी पुरानी गाड़ियों में भी है, कंप्यूटर लगाते हैं, गाड़ियों के साथ रन करते हैं, सिस्टम स्कैन करते हैं, हर सेंसर वैल्यू ठीक दे रहा है जी, ओके दे रहा है, ले जाओ इसको जिधर तक लेके जाना है। और समटाइम सेंसर बता देता होता है, कहता है कि जी आप लॉन्ग रूट पे ना जाएं। मैकेनिक आपको कहता है कि जी लॉन्ग रूट पे नहीं जाना, शॉर्ट रूट पे चलाते रहें गाड़ी, कुछ दिन चलाएं, उसके बाद हमारे पास ले आए, हम ठीक कर देंगे इसको, अभी कुछ ऑयल बाकी है इसके अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ख्याल है? समझ आ रही है कि नहीं? एन इंक्रीज इन सेल्फ टेस्टिंग ऑफ ऑल सर्किट एंड सिस्टम्स। खुद ही कंप्यूटर मतलब जहाज चेक करता रहता है, उसका सिस्टम आपकी गाड़ी से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसका कोई सेंसर अगर वैल्यूज ठीक तरह से पास नहीं करता तो उसी लम्हे बता दिया जाता है कि दिस सेंसर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, और द हार्डवेयर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, और द मशीन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। समझ आ रही मेरी बात ही कि नहीं? Sensors that would automatically detect depressurization in the cabin, thus allowing for quick stabilization of the airplane. मतलब अगर तो किसी भी तरह से आपके प्लेन को स्टेबलाइज करता है ये, किसी भी उस सिचुएशन में जहां पे कुछ प्रेशर की कोई तब्दीली आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप एयर में जाते हैं प्रेशर क्या होता है? तब्दील होता रहता है। हमारे यहाँ प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, ऊपर प्रेशर क्या है? कम है। ऊपर जितना जितना ऊपर जाते रहेंगे एयर पार्टिकल्स कम होंगे, प्रेशर कम होता जाएगा। हमारी बॉडी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए जब जहाज ऊपर जाते हैं ना एक खास स्पीड में, जो ये फाइटर जेट्स होते हैं, उस वक्त प्रेशर एयर का इतना ज्यादा होता है क्योंकि उसकी स्पीड वो सुपरसोनिक बैरियर्स को क्रॉस कर रहा होता है, वो साउंड बैरियर्स को कर रहा होता है जहाज। वो साउंड बैरियर्स को क्रॉस करते हो तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा एक्सर्ट होता है। तो अक्सर औकात क्या करते हैं लोग, फेंट कर जाते हैं। फेंट करना मतलब बेहोश हो जाना। बेहोश होने की वजह से जहाज क्या होते हैं? क्रैश हो जाते हैं, और पायलट क्या करता है? बीच में से मर जाता है। फेंट हो जाता है तो इजेक्ट नहीं होता, मर जाता है। कुछ सेंसर्स अभी वाले में सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं जो उसको जगाते हैं। ठीक है, अभी तो खैर सूट भी इस तरह के बन चुके हैं। पास में बहुत सारे प्लेन या कुछ कंट्रीज के पास ऐसे जहाज है जिसमें प्लेन जो पायलट है, अंडर ट्रेनिंग पायलट जहाज तबाह कर देते हैं। हमारे अपने बहुत सारे जहाज तबाह हुए हैं इस तरह से, मेरे नहीं मतलब पाकिस्तान के। मतलब ये कि जितने सेंसर्स होते हैं ना, जितने भी सर्किट एंड सेंसर्स होते हैं, उन तमाम सेंसर्स को बिफोर फ्लाइट चेक किए जा रहा है। तो कुछ एरर होता है तो सिर्फ उन सेंसर्स को चेंज किया जाता है या उस हार्डवेयर को चेंज किया जाता है, और कुछ मसला आ जाए तो खुद ही बता देता है कि ये इशू आया है। ठीक है, जैसे नहीं गाड़ियों के जो स्पीडोमीटर होता है उस पर सिंबल्स आ जाते हैं जी, एबीएस का मसला है, एयरबैग का मसला है, इंजन का मसला है, ऑयल लीकेज है, सिस्टम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सिस्टम हीट प्रोड्यूस कर रहा है। समझ आई बात की? अच्छा, इसी तरह से इसमें जीपीएस भी इस्तेमाल किया जाता है, स्पीड कैलकुलेशंस भी की जाती हैं।
आपका जितना डेस्टिनेशन से जितना दूर फासला है, दूसरे जो जहाज हैं वो कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, उनके साथ क्रैश को भी बचाया जा सकता है इसमें। समझ आ रही है कि नहीं? सेंसर बेस्ड सिस्टम है ना। कोई जहाज सामने से आ जाए, बेसिकली क्या होता है, एयर के अंदर कुछ रूट्स खरीदे जाते हैं, परमिट्स खरीदे जाते हैं एयर के अंदर। बात समझ आ रही है कि नहीं? अभी इस तरह से, वैसे मुझे कोई कह रहा था पता नहीं किस जगह से, दुबई से अमेरिका जाने का जो एयर रूट है वो पाकिस्तान ने खरीदा हुआ है। मतलब हवा का जो रूट नहीं होता जहाँ से अमेरिका की ट्रैफिक आती जाती है, कंट्रीज उसको ओन भी करती हैं, एयर रूट्स को भी ओन करती हैं। तो पाकिस्तान एयर रूट्स को ओन करता है और उस रूट पे जो भी जहाज स्पेस में जाता है तो उसके, क्योंकि किसी दौर में 1980s में 70s में कभी खरीदा होगा, आई हैव नो आइडिया, बट द पीपल हु आर कंसर्न्ड विद इट, वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, तो शी टोल्ड मी कि देयर आर सर्टेन एयर रूट्स जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के वो रूट्स हैं, पाकिस्तान खरीद, तो कोई भी जहाज अगर उस रूट पे जाए तो पैसे पे करता है उसको, ठीक है। तो रूट्स कैसे होते हैं कि वो रूट एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। ये स्पेस है, स्पेस में ऐसे नहीं होता कि रोड बन गई तो स्पेस में जहाज ऊपर नीचे भी ना, एक किलोमीटर की भी अगर आप फासला रखें तो अच्छा खासा फासला होता है, 1 किलोमीटर। ऊपर वाले जहाज को नीचे वाला जहाज नजर ही नहीं आता। समझ आ रही बात है कि नहीं? कभी आप फ्लाइट रडार खोले ना इंटरनेट के ऊपर, फ्लाइट रडार, अब येलो जहाज दिखा रहे होते हैं, आप देखें कितने जहाज होते हैं उस वक्त उसके अंदर, एक्सट्रीमली ज्यादा नंबर ऑफ। जब इंटरनेट, ये जो वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया के अंदर, आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाला, आप उसमें चेक करें, उसमें जो एयर ट्रैफिक उस वक्त इंडिया आ रही थी, दुनिया का रिकॉर्ड बनाया मुंबई एयरपोर्ट ने कि एक दिन के अंदर पता नहीं कितने फ्लाइट्स उन्होंने एंटरटेन की थी, दुनिया का रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। यूज ऑफ एक्चुएटर्स टू कंट्रोल, फॉर एग्जांपल थ्रॉटल, फ्लैप्स एंड द रडर एक्सेट्रा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर हार्वेस्टिंग एंड पिकिंग, हार्वेस्टर कल पढ़ेंगे, इस तरह कल बहुत लेट हो जाएगा। हाँ चलें ठीक है, सही। क्यों, तुमने वोट डालने जाना है? फिजिकली आप खुद जब तक अंगूठा नहीं लेके आएंगे तब तक तो नहीं ना फिंगरप्रिंट आपका चल सकता। फेस रिकग्निशन, ऑडियो हो गया, इस तरह की चीजें होगी, तवज्जो रखो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग या कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स भी होना चाहिए, ये भी सही है एक, ठीक है। नहीं, एवरी मंथ नहीं कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होता है, ठीक है, क्योंकि उस एक महीने में तो फिर गया ना फिर आपका डेटा। जब आपने डेटा चेंज किया पासवर्ड, उसका एक महीना उसी लम्हे अगर पता चल जाए किसी को पासवर्ड, ठीक है। जी बोले। हाँ, टाइप ना करना, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस यूज करना उसके लिए, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करने के लिए किसी भी जगह है। इनक्रिप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन नहीं है खास इसका, चूंकि पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं होते, पासवर्ड जैसे हैं वो वैसे के वैसे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कह सकते हैं आप, बायोमेट्रिक्स कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स कह सकते हैं, फायरवॉल्स कह सकते हैं, ठीक है। सेटिंग अ लिमिट फॉर लॉगिन अटेम्प्ट्स कह सकते हैं, लाइक 3 लॉगिन अटेम्प्ट्स आर, जैसे नहीं आईफोन में होता है, आप 2 दफा गलत कोड एंटर करते हैं तो वो पहले 1 मिनट के लिए ब्लॉक होता है, फिर 5 मिनट के लिए होता है, फिर 15 मिनट के लिए होता है, फिर 45 मिनट्स के लिए होता है, फिर वो लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाता है। क्या ख्याल है? हाँ सॉरी, रिस्ट्रिक्ट नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, a student uses the internet for their school work to research what is meant by farming. State the aim of farming. To obtain personal data, बिल्कुल सही। टू ऑब्टेन पर्सनल डेटा या डिटेल्स, फार्मिंग का ये मेन रीजन होता है, ठीक है। आपको इलेजिटिमेट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जाता है जहां से आपके डेटा को क्या किया जाता है, स्टील किया जाता है। बच्चे तवज्जो सारे इधर रखें। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ एंड एनोटेट अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। के प्रोसेस को क्या करना है आपने बताना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा होता है, कोई भी अपनी अकल से आप एक डायग्राम बना सकते हैं जिसमें क्या हो, ये रियल यूजर है, यहाँ पे रियल वेबसाइट है, आप ये इस वेबसाइट को एंटर करते हैं लेकिन जाते कहीं और है, जाते कहीं और है, ठीक है। ये आ गया आपका यूजर, कंप्यूटर
और यहाँ पे आपके कंप्यूटर में क्या चीज इंस्टॉल हो गई, मैलवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। यूजर क्या करता है, यहाँ पे यूजर टाइप्स इन वेब एड्रेस, गर्ल्स एंड बॉयज, यस और नो। वेब एड्रेस को क्या करता है, वो टाइप करता है, लेकिन जाएगा कहां पे, ये क्या है उसकी रियल वेबसाइट है, लेकिन चला कहां जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा किधर, फेक या बोगस वेबसाइट की तरफ क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट गेट्स रीडायरेक्टेड, रिक्वेस्ट क्या हो गई, रीडायरेक्ट हो गई, ठीक है। और ये मालवेयर कैसे आता है, यूजर किसी लिंक पर क्लिक करता है जिससे एक सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। यूजर क्लिक्स अ लिंक, यूजर क्लिक्स अ लिंक एंड अ malware is installed on a user PC, यूजर्स पर्सनल कंप्यूटर पे वो चीज क्या हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है, ठीक हो गया कि नहीं। ये डायग्राम थी बेसिक सी, ठीक है। हाँ वो भी बना सकते हैं। डीएनएस कैश पॉइजनिंग, ये पढ़ा है हमने कि डीएनएस को ही क्या कर लें। डीएनएस क्या है, ये एक ऐसा सर्वर होता है जिसमें आप जब ईमेल वेबसाइट ढूंढते हैं तो ये सर्वर क्या करता है, आपको आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। ये अगर गलत आईपी एड्रेस रिटर्न करने लग जाए तो कुछ फार्मर्स क्या होते हैं, फार्मिंग अटैक या जो फार्मिंग अटैक के जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो डीएनएस डोमेन नेम सर्वर को ही करप्ट कर देते हैं। मतलब वो सर्वर जिसने हमें सर्विसेज देनी है ना, उसको ही क्या कर दें, खराब कर दें, ताकि आप अपनी लेजिटिमेट डिटेल्स उससे शेयर करें और वो क्या करे, वो जो सा ना आपको गलत जो सा ना वो डेटा रिटर्न करे, गलत आईपी एड्रेस आपको रिटर्न करे, तो आपका वेब ब्राउजर गलत आईपी एड्रेस की तलाश में निकल जाए, फिर आप गूगल के पीछे जाए, आपको गूगल ढूंढ के दे दे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द स्टूडेंट यूजेस अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस डेटा ऑन द इंटरनेट, द यूजर यूजेस वेब ब्राउजर टू एक्सेस डेटा ऑन द इंटरनेट। तवज्जो रखें बेटा, आपकी बुक किधर है, बुक खोले ना सामने। The student uses a web browser to access data on the internet. Explain the purpose of the web browser. Web browser क्या करता है, बहुत सारे उसके काम होते हैं, lets you get access to the website। अच्छा, उसके अलावा URL को भेजता है DNS के पास, ठीक है, बुकमार्क्स को स्टोर करता है, ठीक है, रिकॉर्ड यूजर हिस्ट्री करता है, अलाउइंग यूजर टू यूज मल्टीपल टैब्स करता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग एन एड्रेस बार, नेविगेशन टूल्स देता है आपको, ठीक है, sends a request to IP address या वेब सर्वर, runs active JavaScript code, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। It allows files to be downloaded from the website। बोले इंग्लिश बोले। एक मिनट। इंटरनेट, द स्टूडेंट यूजेस वेब ब्राउजर टू एक्सेस डेटा ऑन द इंटरनेट, ये बात हो गई है, सही है, ये बात डिस्कस हो चुकी है, ये नहीं मिलेगा। दूसरा बताएं, ये वही गलत बात है, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या कहता है, सेंड्स यूआरएल टू डीएनएस। सब पहले सुन ले, स्टोरिंग बुकमार्क्स, रिकॉर्डिंग यूजर हिस्ट्री, allowing user to use multiple tabs, providing navigation tools,
sending URL to DNS, managing protocols, file transfer protocol, allows files to be downloaded, sends a request to the IP address या वेब सर्वर। ठीक है, आपने आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? सेंड द, राइट द टाइप द URL, नहीं ये नहीं है सही जी, एड्रेस बार होती है। It also follows security protocols like HTTP and HTTPS. It stores the cookies, passwords, and even bank details if you allow it. Cookies and passwords, नहीं ये भी नहीं है सही। पढ़ें जरा। एक आपका एक नंबर कटना चाहिए इसमें। ठीक है, allowing the use of multiple tabs, record the user history, storing bookmarks या favorites। एक बात होगी, ऊपर से जितनी बात कंटिन्यू हो रही है ना कि वेब पेजेस को एक्सेस करना वाया वेब सर्वर, ये पॉइंट एक्सेस नहीं हो रहा है, ये वेब ब्राउजर है वो वैसे ही क्लियर है उससे। ठीक है, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स बताएं जी। नहीं बताएं, ऊंचा बोलें जरा। Sends a request to the IP address web server to obtain the content of a web page। दोबारा पढ़ें जरा। और नहीं मिलना चाहिए नंबर, इसका मार्क नहीं मिलता। प्रोवाइड्स ये भी नहीं मिलना चाहिए इसका, अच्छे आंसर्स नहीं है ये। बात समझ आ रही है? वी नीड गुड आंसर्स। ठीक है, बेस्ट आंसर्स मुझे चाहिए, ये आंसर्स मुझे पसंद नहीं आए तो इसलिए आंसर्स ठीक नहीं है। देखिए मार्क्स लेने हैं ना, मार्क्स लेने के लिए एटलीस्ट आंसर का स्टैंडर्ड तो थोड़ा एटलीस्ट O लेवल्स वाला तो होना चाहिए, प्लस 6-7 वाला तो आंसर का स्टैंडर्ड नहीं हो ना। Storing cookies is one of the function of the web browsers. Give 3 other functions of the web browsers. एक होता है पर्पस, एक होता है फंक्शन। ठीक है, एक है पर्पस और एक है फंक्शन। अब फंक्शन सुनना जरा और कौन कौन से वाले हैं। ठीक है, सॉरी क्या नाम था, दोनों क्वेश्चंस मैंने मिक्स कर दी। मैं फंक्शंस बता रहा था, असल में 10C पर्पस है उसका। पर्पस में कौन से वाला था? इट अलाउज यू, सॉरी रयान आप मुझे क्या कह रहे थे, किस वाले क्वेश्चन का आंसर था? डी का या सी का? सी का। सी क्वेश्चन पढ़ ले, मैं उसको रॉन्ग डी की तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ। द स्टूडेंट यूजेस अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस डेटा ऑन द इंटरनेट। यूजेस वेब ब्राउजर टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फंक्शंस। नहीं, फंक्शंस अभी तक मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं पर्पस की बात करता हूँ। तो पर्पस क्या है उसका? पर्पस होता है वेब ब्राउजर का पर्पस क्या है? इट जस्ट डिस्प्लेस द वेब पेजेस। दैट ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है जवाब वाला। मैं फंक्शंस के हिसाब से वो ठीक नहीं आएगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं है ना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पर्पस क्या है उसका, ये बात जरा एक्नॉलेज कर लें कि पर्पस है वेब पेजेस को ट्रांसलेट करना ताकि उसको देखा जा सके। रेंडरिंग वेब पेजेस या ट्रांसलेटिंग द HTML जी। डिस्प्लेस वेब पेजेस, ट्रांसलेट वेब पेजेस। ऊंचा बोलें, फिर से बोलें। इट लेट्स यू, we could access web pages। ये भी सही है, access web pages। web browser software displays web pages by understanding the HTML, by translating the HTML जी। नो सर्वर से आपका वेब ब्राउजर नहीं कनेक्ट करता, इंटरनेट कनेक्ट करता है। और ठीक हो गया, और कुछ? अब हमने गलती निकाल ली ना कि पर्पस और है, फंक्शंस और है। ठीक है, फंक्शंस मैं बता रहा था, पर्पस तो फंक्शंस क्या है, बहुत सारे। मल्टीपल टैब्स एक फंक्शन है, इसी तरह से कुकीज का स्टोर कराना एक फंक्शन है। ठीक है, वेब हिस्ट्री एक फंक्शन है, बुकमार्क्स एक फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हैं उसके। ठीक है, इसी तरह से एक फंक्शन उसका ये है कि सेंड्स URL टू DNS, ये एक फंक्शन है। ठीक है,
डाउनलोड करने की इजाज़त देता है सर्टेन फाइल्स को फ्रॉम द वेबसाइट्स। ये उसका एक फंक्शन है। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है एक वक्त के अंदर, ठीक है, ये उसका एक फंक्शन है। मैनेजिंग प्रोटोकॉल्स जिस तरह से फॉर एग्जांपल HTTP, HTTPS, FTP, ये कोई एग्जांपल लिखेंगे उसको भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सेंड्स द रिक्वेस्ट फॉर IP एड्रेसेस और वेब सर्वर्स दैट गिव्स यू वेब पेजेस, ये भी उसका एक आंसर हो सकता है। तो इनमें से 3 फंक्शंस में से मैंने बहुत सारे बता दिए आपको। अ स्टूडेंट विजिट्स अ वेबसाइट दैट यूजेस सेशन कुकीज इंस्टेड ऑफ persistent cookies, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेशन कुकीज एंड persistent cookies। मोहम्मद मुश्तबा, मुझे बताओ जरा व्हाट इज सेशन कुकीज एंड व्हाट इज persistent cookies। Permanent cookies are those which save your login information for certain pages, so you don't have to enter your details every time. Session cookies are stored in memory or RAM, ठीक है, whereas persistent cookies are stored on the hard drives or secondary storage, ठीक है। When the browser is closed, a session cookie is lost, ठीक है, whereas persistent cookies are not lost. They are kept for some time period until deleted or the session terminates, session ends, ठीक है, until deleted by the user or the session expires। कुछ टाइम बाद उन कुकीज को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? ये persistent कुकीज होती हैं जो हमेशा क्या रहती हैं, पड़ी रहती हैं। रोमान क्या रहती हैं, पड़ी रहती हैं। इनको या तो खुद डिलीट किया जाता है या तो ये कुछ टाइम पीरियड 6 महीने या साल पड़ा था ना हम लोगों ने, कुछ वेबसाइट्स अपनी कुकीज को साल बाद वैसे क्या कर देती है, रिमूव कर देती हैं। जो persistent cookies होती हैं, यूजर की जो एक्टिविटी है वो एक वेब ब्राउज़र के बाहर भी ट्रैक कर सकती है उसकी एक्टिविटी। कुकीज़ तो मौजूद, सेशन कुकीज़ खत्म हो जाती है वेब ब्राउज़र के बाहर कैसे? नहीं, वेब ब्राउज़र तो तब है, वो तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको इस्तेमाल करवाता है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ स्पाईवेयर्स करते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर, ठीक है। खत्म, बताओ। एक मिनट, सवाल क्या है? अ स्टूडेंट विजिट्स अ वेबसाइट दैट यूजेस सेशन कुकीज इंस्टेड ऑफ persistent cookies, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेशन कुकीज एंड persistent cookies। डिफरेंस बताना है इन दोनों का। सेशन कुकीज एंड persistent cookies का डिफरेंस बताना है, वो जो हमने पढ़ा है, मेन डिफरेंस बताना है कि कहाँ सेव होती हैं, कब एक्सपायर होती हैं, कब नहीं होती, इस तरह के डिफरेंसेस बताएं। With the web page session, आगे बताएं। एक मिनट, when the user closes, नहीं, ब्राउजर के क्लोज होने पे होता है, वेब पेज के क्लोज होने पे कुकीज खत्म नहीं होती है। ब्राउजर खत्म हो जाए ना, कुकीज गायब हो जाती है। सेशन कुकीज, ये याद रखें, बड़ी टेक्निकल बात है। एक वेब पेज का क्लोज करना, ईमान मसूद, दूसरा जो सा है वेब ब्राउजर का क्लोज करना। गलत बात है बच्चे, ये बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं कि जब तक इंटरनेट ऑन रहेगा, ऐसा है कि जब तक वेब ब्राउजर रहेगा सेशन कुकीज रहेंगी। वेब ब्राउजर खत्म करेंगे तो सेशन कुकीज गायब हो जाती है, कि सेशन कुकीज एज पार्ट ऑफ द वेब ब्राउजर डेटा आपके रैम में मौजूद होती है। क्योंकि जब आप वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो रैम में वेब ब्राउजर मौजूद होता है ना, रैम में हर वो सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो करंटली क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये समझ आई? आ गई है सबको? समझ आई? अब वो जो कुकीज है ना, वो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंदर ही शामिल होंगी। ये कुकीज होती हैं वेब ब्राउजर का पार्ट है, वो इट्स वन ऑफ द फंक्शंस टू स्टोर द कुकीज। इफ द वेब ब्राउजर इज स्टोरिंग इट इन इटसेल्फ, सो वो कौन सी कुकीज हैं? सेशन कुकीज है। अगर वो हार्ड ड्राइव में स्टोर कर रही हैं तो वो persistent कुकीज हैं। सेशन कुकीज रैम के अंदर पाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क, क्या नाम है इसका, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर रैम में मौजूद होता है। एक मिनट ऊंचा बढ़ो। यू कैन नॉट डायरेक्टली, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। कुकीज क्या है? ये फाइल, मतलब एक ऐसा डेटा है जो आप एंटर नहीं करते हैं अपना नाम, इस तरह की चीजें, ये वो वाली डेटा है जो रैम में स्टोर की जाती है। लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड्स,
या आपका क्या नाम है इसका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा, ये सेशन कुकीज़ में रखी जाती है। डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें ये रैम में मौजूद होती हैं। जैसे ही वेब ब्राउज़र बंद करते हैं ना, मिनिमम ख़त्म कर देते हैं, उसको क्लोज करते हैं, तो वो सेशन कुकीज़ गायब हो जाती है, परसिस्टेंट कुकीज़ रखी जाती है। कैश मेमोरी तब होती है जो रन हो रही है, तो मेन मेमोरी में रखी जाती है। वो रनेबल जो सी चीज़ है ना, रनेबल, वो कैश मेमोरी में भी होती है, मेन मेमोरी में भी होती है। तो मेन मेमोरी / कैश मेमोरी दोनों बातें याद रख लें, ठीक है। और कुछ? अभी तक मैंने एक नंबर आपका दिया आपको, वो वाली बात का कि सेशन व्हेन द नहीं, वो भी नहीं दिया। परसिस्टेंट कुकीज़ का बताओ ज़रा। हाँ ठीक है, हाँ 1-2 नंबर बनते हैं आपके। कितने दिए हैं? 1-2, घसीट के 2 बनते हैं, स्ट्रिक्ट मार्किंग के मुताबिक 1 बनता है। सेशन कुकीज़ आर स्टोर्ड इन द मेमोरी या रैम, वेयर एज परसिस्टेंट कुकीज़ आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव या सेकेंडरी स्टोरेज। When the browser is closed, session cookie is lost or it is deleted. When the browser is closed, web browser is closed, ये याद रखें, web page is नहीं closed, browser is closed, ठीक है। Session cookies are lost, whereas the persistent cookie is not lost until deleted by the user or when they expire, etc. ठीक होगी बात? और कुछ आगे चले जी। सेशन और persistent cookies दोनों वेब ब्राउज़र में सेव होती है, बस वो डिफरेंट स्टोरेज यूज करती है। हाँ, एक वेब ब्राउज़र स्टोरेज के साथ रिलेट कर रहा है, डेटा स्टोर ब्राउज़र में, उसमें सेकेंडरी स्टोरेज में करता है, लेकिन डेटा वही जाता हो तो वेब ब्राउज़र के जरिए ही है ना, कोई एक मेन मेमोरी में चला जाता है। बिकॉज जो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है ना, वो सुनना ज़रा, मेरी बात सुनना, जितने सॉफ्टवेयर हैं आप जब इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले कहाँ इंस्टॉल होते हैं? कहाँ होते हैं? हार्ड ड्राइव में। कहाँ होते हैं? जब उनमें से 50 सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिए, यूज आप 2 कर रहे हैं, तो 2 सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी उसमें होंगे? रैम में होंगे, और बाकी 50 के 50 किधर होंगे? हार्ड ड्राइव में होंगे। अब उनमें से एक ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव में पड़ा हुआ है और यहाँ पे रैम में भी पड़ा हुआ है। रैम में अगर जो सी रैम क्या है, वो प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड है, जो करंट रनिंग प्रोवाइड की जा रही है एक सॉफ्टवेयर के जरिए, वो रैम के अंदर मौजूद है। तो जो कुकीज बन रही हैं और रैम में आ रही हैं वो सेशन कुकीज हैं, जो कुकीज बन रही हैं और रैम के बजाय हार्ड ड्राइव में जा रही हैं वो परसिस्टेंट कुकीज हैं। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? तो एक टाइम नोट किया जा रहा है कि कब से उन परसिस्टेंट कुकीज को रखा हुआ है अपने पास, तो व्हेन द टाइम एक्सपायर और व्हेन द यूजर विशेस, तो उन कुकीज को डिलीट किया जा सकता है। कुकीज की एक फाइल होती है आपके ब्राउजर सेटिंग्स में होती है। आप अपने आपकी जो विंडोज होती है, जो प्रोग्राम फाइल्स हैं वो किस में है? सी ड्राइव में पड़ी हुई है। सी में जाओ, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे, उनमें से वेब ब्राउजर के ऊपर क्लिक करो, वेब ब्राउजर में क्लिक करो, उसमें कुछ फोल्डर्स आएंगे, एप्लीकेशन डेटा, उस पर क्लिक करें, बीच में आ जाएगा कुकी फाइल्स। कुकी फाइल को ओपन करें, देखें उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? उसको डिलीट कर दें। तो हर जगह जाके आप क्या करेंगे, फिर हर दफा न्यू डेटा आप एंटर करेंगे हर वेबसाइट पे जाके। बाज़ औक़ात सब डेटा ऑलरेडी एंटर्ड होता है ना, वहां से डिलीट कर दिया जाएगा। जी मुझे बोले भैया, देखना पड़ेगा। .html भी हो सकता है, उसको आप ओपन विद वर्ड कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है इनफैक्ट, वैसे .txt होता है इनका। आगे चलें बच्चों। रोबोटिक्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन से वाला है? रोबोटिक्स का आज का जो टॉपिक है हमारा, रोबोटिक्स का। ठीक है जी।
पहले पता है क्या होता था, पहले जो साइंस फिक्शन राइटर्स होते थे ना वो रोबोट्स को बड़ा मुख्तलिफ तरीके से डील करते थे या बिहेव करते थे। पुराने ज़माने की 1980s की साइंस फिक्शन मूवीज़ देखें ना ज़रा आप, 1980s की साइंस फिक्शन मूवीज़ अगर आप देखें, जिस तरह नेटफ्लिक्स पे फॉर एग्जांपल वो साइंस फिक्शन कैटेगरी में जाके बहुत पुरानी पुरानी मूवीज़ देखें, उसमें बहुत सारे उन्होंने मशीन्स ऐसी बनाई होंगी जो 2020 के बाद आई हैं मार्केट के अंदर। उनकी बहुत सारी बातें क्या हो रही हैं अभी सच साबित हो रही हैं। रोबोट क्या है, ये एक इस तरह की मशीन है जो इंसान के बगैर काम कर रही होती है, इंसान की बात मानती है, इंसान इसको प्रोग्राम करता है, उसके मुताबिक एक काम को परफॉर्म कर रही होती है। इसके सर्टेन 3 असूल हैं, इंसान को ओबे करना, इंसान को नुकसान ना पहुंचाना, रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन थ्रू एक्शंस और एनी इनएक्शन। पहला, रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन unless it comes to conflict with law number 1, किसी दूसरे इंसान को रोबोट नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा असूल यह है, रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ unless this conflicts with law number 1, खुद को वो प्रोटेक्ट करे unless वो लॉ नंबर 1 मतलब ह्यूमन को नुकसान पहुंच रहा हो तो खुद को ना कन्फ्लिक्ट, खुद को ना प्रोटेक्ट करे, वो ह्यूमन को प्रोटेक्ट करे, खुद को बेशक नुकसान पहुंचा दे। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? तो रोबोट्स इस अंदाज में बनाए जा रहे हैं। हर जी इसीलिए कह रहा हूँ हर जो रोबोट मैन्युफैक्चरर है वो लेजिटिमेट नहीं है। उनमें से बहुत सारे कौन है जो कह लें कि इलेजिटिमेट या क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। तो रोबोट्स जो वॉर्स के लिए बनाए जा रहे हैं वो बहुत डेंजरस है, जो मुस्तकबिल को बहुत ख़राब करेंगे। तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स है ये जब मिक्स हो जाएगी तो ह्यूमन रेस का खात्मा भी करने लगेगी। जब ह्यूमन रेस का खात्मा करने लगेगी तो इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में एक न्यू टाइप ऑफ वॉर शुरू होगी कि एक इंसान तो नहीं मर रहा, रोबोट मर रहे हैं। रोबोट मरने में कोई टेंशन नहीं है, रोबोट गया कोई बात नहीं, नया मैन्युफैक्चर हो जाएगा। वो गया क्योंकि रोबोट के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, रोबोट के अंदर कोई एफिलिएशन नहीं होती। तो कोई भी शख्स जिसके पास मशीनरीज अवेलेबल हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने रोबोट्स बनाना शुरू किए, उसमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डेटा डालना शुरू कर दिया, उसको सिर्फ प्रोग्राम कर दिया कि यार ये डेटा जिधर तुम्हें बंदा मिले उसको क्या कर दो, मार दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बंदा जिधर मिले उसको मार दो। उसको ऐसे प्रोग्राम कीजिए नो वन वुड नो the identity of that robot and that robot will keep searching the person जिसके अगेंस्ट एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसी तरह से अब रोबोट्स को गोली भी मार दें तो वो डैमेज नहीं होता। आप उसका बाजू उड़ा दें, एक बाजू से वो फाइट करेगा, दूसरा बाजू उड़ा दें, अपनी पूरी बॉडी से वो फाइट करेगा। तो उसने अगर बुलेट फायर करना तो डिफरेंट मॉड्यूल्स रखे जा सकते हैं उसकी पूरी जगह में। आप लोग उंगलियों से गोली मारते हैं, वो तो अपनी आंखों से भी बुलेट निकाल के मार सकता है। इट्स अ रोबोट। क्लियर हो रही मेरी बात की कि नहीं? अपने नाक की कैप साइड पे करके यहाँ से भी गोली मार सकते हो। तो किस किस चीज़ को आप डैमेज करेंगे? एट द एंड वो खुद ब्लास्ट कर सकता है विदाउट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक टांग आप उसकी उड़ा दें, इंसान क्या करता है, हल्की सी गोली छू के गुजर जाए तो डैमेज हो जाता है ना, उधर ही पड़ा रहता है, ठीक है कि नहीं? इसी तरह से रोबोट को अगर आप बाजू उड़ाएं, सर भी उड़ा दें, कोई बात नहीं, उसके सेंसर्स पाँव में लगे हुए होंगे, उसके सेंसर घुटनों में लगे हैं, पेट में लगे हैं, किसी भी जगह सेंसर लगे हैं, वो तब भी वॉक करता रहेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इट विल बी बिकम पोटेंशियली वेरी अनस्टेबल टाइम जब अगर रोबोटिक्स और एआई मिक्स होकर आगे आने लग जाएगी। तो वो ये तीनों लॉस को ह्यूमंस को और इस तरह के रोबोट्स भी बनाए जा सकते हैं कि जो सिर्फ उसके मैन्युफैक्चरर को या सर्टेन लोगों को नुकसान ना पहुंचाए जिनके पास एक खास आईडी है, अदरवाइज सबको जो उनसे ना नुकसान पहुंचाए। ऐसी बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज बनी हुई है अभी से, और वो फ्यूचर बता रहे हैं आपको, वो फ्यूचर बता रहे हैं रोबोटिक्स का, कि जिसमें क्या किया होता है, जिन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग होते हैं उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर ना एक QR कोड जनरेट किया होता है। तो रोबोट आके ना सबसे पहले वो जैसी दूर से भी देखता है ना तो कह लेता है कि फेस रिकग्निशन इतनी बेस्ट होती है कि रोबोट्स जब देखते हैं फेस रिकग्नाइज करते हैं, उनका डेटाबेस उनको बताता है ये बंदा अपना, इसको कुछ नहीं कहना, ठीक है। जो अपना बंदा नहीं होता उसको उड़ा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मूवी है एलिजियम नाम है उसका, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हुआ है इसने रोबोटिक्स का एतबार से कि ये किस तरह से दिखेंगी, लोग किस तरह से दिखेंगे, मशीन्स कैसे इंटरेक्ट करेंगी, दुनिया कैसे तबाह होगी, ठीक है बात कि नहीं? तो ये जो साइंस फिक्शन राइटर्स है ना, दे सी वर्ल्ड इन फ्यूचर विद डिफरेंट आईज। इसी तरह से एलन मस्क ने भी यही कहा है कि एआई दुनिया के लिए इतनी डेंजरस हो सकती है कि आज तक एटम बम इतना डेंजरस नहीं हुआ, एटॉमिक बॉम्ब इतना डेंजरस नहीं हो जितना एआई। तो दुनिया को क्या करना है, इस रेस में थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, एआई की रेस में खुद को थोड़ा स्लो डाउन करना है। ये इतनी फास्ट अंदाज में ग्रो कर ली जो कि फ्यूचर में इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबली वेरी अनसेफ फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर मशीन के साथ एआई अटैच हो जाए, एम्बेड हो जाए, तो बस जस्ट इमेजिन द वल्नरेबिलिटीज, एवरीवन विल हैव अ वेपन इंडस्ट्री इन देयर हाउस।
हर किसी के घर में वेपन इंडस्ट्री होगी, हर बंदा अच्छा तो नहीं, कुछ तो चोर तबीयत के लोग भी है ना। अगर मैं और आप एक जैसी मेहनत कर रहे हो और मेरे पास कम पैसे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो मेरे अंदर कोई ऐसी जलन पैदा हो जाए और मैं आपको नुकसान पहुंचाने लग जाऊँ। पब्लिक तो सारी की सारी ऐसी ही है, जेलसी में आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फस क्रिएट करते हैं, कंट्रीज फस क्रिएट करती हैं कि खामखा इफ दे आर लिविंग इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट बट स्टिल दे विल डू सम पंगा साथ वाले नेबर के साथ, कि जी वो जगह भी मेरी हो जाए। रशिया ने यूक्रेन पे किया कि नहीं किया, ऐसा ही है। दूसरा, इसराइल ने फ़लस्तीन पे किया, इंडिया ने जम्मू पे कश्मीर पे कर दिया, क्लेम करते जी ये हमारा है, ऐसा ही है कि नहीं। चाइना ने उस पे कर दिया, लद्दाख पे कर दिया, इंडिया कहता मेरा, चाइना कहता मेरा। वैसे ये एक ऐसी लस्ट सी है जो कल चलती रहेगी, ये चलती रहेगी आखिरी दिन तक। ये इंसानी लस्ट है, ये फितरत की लस्ट है ये, ठीक है, कि जगह मुझे मिल जाए। दो लोगों का, हमारे लोकल पाकिस्तान में लोगों के प्लॉट पे झगड़े हो रहे होते हैं कि ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, करते हैं ना इस तरह से, तो ये हमेशा से चलता ही रहता है ये। खैर कहाँ कहाँ रोबोटिक्स इस्तेमाल होते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं, घरों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ड्रोन्स में इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारी जगहों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फैक्ट्रीज में आई विल बी टॉकिंग अबाउट वेल्डिंग मशीन। देखें जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग के अंदर स्प्रे फिटिंग पैनल्स ऑन अ कार, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि पूरी गाड़ी का एक ही अंदाज में जो स्प्रे होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेस पे होता है, ठीक है, और एक वक्त के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्प्रे जो उनसा है गाड़ी के ऊपर किया जाता है, और हर गाड़ी पे उतने ही अमाउंट का स्प्रे किया जाता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अच्छा, मेटल्स को कट करने वाले जो रोबोट्स होते हैं बहुत फाइन अंदाज में उसको कट करते हैं। फिर इसी तरह से लेबलिंग प्लांट्स होते हैं या बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा। घरों के अंदर जिस तरह रोबोट कारपेट क्लीनर्स होते हैं कुछ लोग घरों के अंदर, ठीक है, लॉन मूवर्स होते हैं, ऑटोनोमस लॉन मूवर्स बहुत से लोग अभी भी बना रहे हैं। लॉन मूवर्स क्या करते हैं, वो लॉन के अंदर वो मूवमेंट करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं ये, ठीक है, या आपके दूसरे लॉन में ग्रास कटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ऑटोनोमस ये जो लॉन मूवर्स हैं सिक्योरिटी के लिए बड़ा बेहतरीन तरीके से काम करते हैं ये, ठीक है। इनका सेंसर्स लगे, इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए होते हैं ना ये, तो ये ज़मीन पे होते हैं। तो जैसे ही कोई चोर एक ख़ास वक्त के बाद एंटर होता है ना, तो इसकी ये क्या करते हैं, वो फुट स्टेप्स उसके नोट कर लेते हैं, और फुट स्टेप्स नोट करने के बाद अलार्म प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, अलार्म प्रोड्यूस करते हैं, सही जोर का अलार्म प्रोड्यूस करते हो। जैसे ही आप जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, वो आपसे क्या हो जाता है, भाग जाता है आपसे, आप उसे पकड़ ही नहीं सकते हैं। क्यों? उसके अंदर एक ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट भी लगे हुए, ऑब्स्टिकल अवॉइडर सिस्टम्स लगे हुए होते हैं। जैसे कोई ऑब्स्टिकल उसके पास आती है वो खुद को उससे दूर कर लेता है, किसी भी एक्शन में दूर कर सकता है। तो सिर्फ वही बंदा आके उसको वो कर सकता है जिसके पास उसका रिमोट होता है, या जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप उसको चार्ज रखें दिन में और रात को उसको खुला छोड़ दें। एक कुत्ते का निज़ाम है ये, क्या ख्याल है? चक नहीं काटेगा लेकिन रोलर डालेगा, सही है ना? तो मुस्तकबिल में ये भी चीज़ें आने वाली हैं। कुत्तों की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी, फिर कुत्तों को कोई ओन नहीं करेगा। क्या ख्याल है? ठीक है, बहुत से लोग वॉच डॉग्स रखते हैं ना अपने, कि नहीं रखते घरों की हिफाजत के लिए, वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, फिर उनको नौकरी पे कोई नहीं रखेगा, ठीक है। इसी तरह से पूल क्लीनिंग के लिए भी घर में इस्तेमाल आयरनिंग रोबोट्स होते हैं। इसी तरह से ऑटोनोमस विंडो क्लीनर्स होते हैं बहुत सारे। इस फायर एक्सटिंग्विशर्स बहुत सारी जगहों में आजकल ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए। Unmanned aerial vehicles are drones that are either remotely controlled or totally autonomous using embedded systems. Can be used in reconnaissance, for example, taking aerial photographs. Can be used to make parcels, deliveries. Can be used for fire extinguishing. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है फायर एक्सटिंग्विशिंग। पार्सल डिलीवरीज के लिए भी फूड पांडा ने कोई एक नया सिस्टम शुरू किया था, तो वो नाकाम रहा था, क्योंकि जब वो जाता था ना तो वो क्या करते थे, हैं, चोरी हो जाता ना, लोग नीचे से ही उसको पत्थर मारने लग जाएंगे। गली में जा रहा हो तो गली में जाते हुए लोग पत्थर मारने लग जाए। लेकिन ये दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। एक और भी वजह थी जो यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ था, ये जो ड्रोन डिलीवरीज जो सी थी इसकी फूड की, क्योंकि फूड का एक तो वजन भी ज़्यादा होता है और उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इतना महंगा 2000 रुपये का मैंने अगर मिसाल के तौर पे वटा पराठा मंगाया तो 2000 का तो ड्रोन खर्चा उठा लेगा हमारा, एक्सपेंसिव है ना बहुत ज़्यादा ये। उससे बेहतर है राइडर ही रख लिया जाए, ठीक है।
इंटरनेशनली ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी। फ्यूचर में ये यूज होंगे बहुत ज़्यादा। अभी आहिस्ता आहिस्ता दुबई ये चीज़ लॉन्च कर रहा है, ये ड्रोन्स, इस तरह 2 लोगों को ट्रैवल कराने वाले जो ड्रोन्स होते हैं, पायलट्स उसमें नहीं होंगे, उनको वैसे ही ऑटोमेटिकली मैनेज किया जाएगा कि सेंट्रल ऑफिस से, ठीक है, आएगा, जिसने बुकिंग की होगी वो जहाज आएगा, उसके पास ड्रोन आएगा एग्जैक्टली उसी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है, ये उसने अपने स्टेशंस रखे होंगे कि किस किस जगह हम आ सकते हैं। अब वहाँ पे जाएंगे, आप बुलाएंगे एक एप्लीकेशन के जरिए, वहाँ से मैनेज होगा, ड्रोन जो भी खाली अवेलेबल हो वो आएगा, आपको बिठाएगा, आप दूसरी जगह के स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। क्या ख्याल है? एक्सीडेंट्स बचाने के लिए वही इंफ्रारेड सेंसर्स ही लगाएं ताकि 2 जो ड्रोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड ना करें, एक सर्टेन प्रेमिसेस में एक दूसरे से दूर रखें एक दूसरे को। जैसे नहीं आपके जो सा ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो फाइटर जेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे फाइटर जेट का जो वेपन सिस्टम है उसको जैम भी करते हैं ताकि वो दूसरे को अटैक ही ना कर सके। ये बात पता है आप लोगों को? कुछ फाइटर जेट्स क्या होते हैं, दूसरे फाइटर जेट्स का अटैकिंग सिस्टम क्या करते हैं, वो पैरालाइज कर देता है ताकि वो उन पर अटैक ही जनरेट ना कर सके एक सर्टेन रेंज ऑफ मीटर्स के अंदर, ठीक है, किलोमीटर्स के अंदर, 500 मीटर्स के अंदर वो उन पे फायर ही नहीं कर सकते। इसी तरह से रोबोट्स के अंदर, अपने ड्रोन्स के अंदर भी हम ऐसे सेंसर्स लगा सकते हैं कि यार ये हमारा अपना, यार अब तो सेंसर्स इतने खूबसूरती से सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड या के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं कि जैसे हम जब कतर वर्ल्ड कप देखने गए थे तो उन्होंने एक डेमो दिया था, आसमान में ड्रोन्स थे, ड्रोन्स से वो मुख्तलिफ मूवमेंट्स करा रहे थे, लाइक इट वाज अ सीरीज ऑफ मेनी ड्रोन्स, जिससे वो ना वो शो करा रहे थे कि जी रोबोट्स से आसमान में अंधेरा था, लाइट लगाई हुई थी रोबोट्स के ऊपर, ठीक है, और वो ना यूं फुटबॉल को किक मार रहे थे। वो एक डेमोन्स्ट्रेशन थी। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन कतर में भी हुई, ये दुनिया में हर कंट्रीज में हो रही है। अब सारे रोबोट्स को सेंट्रली प्रोग्राम किया है और एक उसको कमांड दी कि ऐसे करो, तो हवा में ऐसे नजर आ रहा होता है कि कोई बंदा जो है ना बाकायदा कोई किक मार रहा है, वो बंदा नहीं होता, वो ड्रोन्स होते हैं, सीरीज ऑफ कैस्केडेड ड्रोन्स, जो बहुत ज्यादा सारे ड्रोन्स इकट्ठे मुख्तलिफ मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। एक प्रोग्राम लेके आप उसको सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, ठीक है ये बात कि नहीं? तो वो एक दूसरे से टकराते नहीं, हालांकि वो तो कितना करीब थे, नहीं टकराते वो, ठीक है ये बात कि नहीं? ठीक, सही है। कैरेक्टरिस्टिक्स रोबोट के क्या होते हैं? देयर आर इन फैक्ट 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एक रोबोट के। एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स होनी चाहिए उसके पास, दूसरा एक डिग्री ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, और एक उसको प्रोग्रामेबल होने चाहिए। ये याद रखने, प्रोग्रामेबल मतलब इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस, edit the previous changes, ठीक है, so that they could be updated, ठीक है, प्रोग्रामेबल होना चाहिए। एक आपका डिग्री ऑफ मूवमेंट उसके अंदर होना चाहिए, कुछ मूवमेंट वो कर सके, ठीक है। तीसरा जो सा होता है सेंसिंग द सराउंडिंग्स होना चाहिए, लाइक सेंसर्स मौजूद होने चाहिए। बहुत सारे सेंसर्स ऐसे हैं जो मूवमेंट्स को, पानी को, ह्यूमिडिटी को, प्रेशर को, एयर को, गैस को, शक्ल को, फेशियल रिकग्निशन कैमरे के जरिए कैमरा इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, कैमरा इस्तेमाल हो सकता है कि ये मोइज़ आतिफी है, कोई और है, क्यों जी, तवज्जो कहीं और है, तवज्जो मेरी तरफ, ठीक है। तो दिस इज डन वाया सेंसर्स, सराउंडिंग द क्या कहते हैं, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इज डन वाया सेंसर्स। बहुत सारे सेंसर्स लग सकते हैं। वो सेंसर्स नॉर्मली क्या करते हैं, डेटा को वही एडीसी में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को देना, माइक्रो प्रोसेसर उनको देखता है, अपनी वैल्यू से कंपेयर करता है और उस बेस पे एक फैसला लेता है। अब वो फैसला मूवमेंट का भी हो सकता है, वाटर गन भी हो सकती है, या वेपन भी हो सकता है। क्या ख्याल है, एक जो ऑटोनोमस जो वेपन्स होते हैं, ये आप नीचे लगा के, ऑल टेरेन व्हीकल्स नहीं होती, जो सी ऑल टेरेन व्हीकल्स होती है ना, उसके ऊपर क्लैशनकोफ लगा के या फायर एक्सटिंग्विशर लगा के आप आग वाली जगह में भेजा, वो खुद ही अंदर जहाँ पे बंदा जाए तो मर जाए, जल जाए, ठीक है, या किसी ऐसी टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर आप उसको जाए, लेके जाए उस कह रहे ऑल टेरेन व्हीकल्स को। तवज्जो में नहीं दे रही हो आप ईमान। ऑल टेरेन व्हीकल्स जो सी वहां पे जाएं और एंटी टेररिस्ट अटैक्स के अंदर, अब उस गाड़ी को जितनी मर्जी गोलियां मारो उसको कुछ भी नहीं होने वाला। बात समझ आ रही है कि नहीं? और वो सिर्फ देखेगा यही बंदा है, डज, खत्म। क्या ख्याल है? अच्छी टेक्निक है ना, ये बहुत पुरानी हो चुकी है अलबत्ता। वैसे कैमरा लगाया जा सकता है, हाँ ये मार दो जी इसको, है ट्विंस हो, किस तरह ट्विंस हो, एंटी टेररिस्ट हो और ट्विंस हो, उनकी तो शामत है फिर, उनकी तो शामत है फिर। ये एक मूवी भी आई थी कोई इस तरह की ट्विंस वाली, जिसमें एक भाई शरीफ होता है और एक करप्ट होता है, तो हर चीज में एक दूसरे की हैबिट्स को कॉपी किया होता है उन्होंने, ठीक है। ट्विंस के तो थंब इंप्रेशंस भी मोस्टली सेम होते हैं, सिर्फ इन दोनों के।
इसी तरह से उनको प्रोग्रामेबल, हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट डिग्री क्या कि मतलब वो मूव कर सके, राइट लेफ्ट आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ मूव कर सके। चौथा जो है ना वो प्रोग्राम किए जा सके। प्रोग्राम किए जा सके किस तरह से, लाइक यू कुड मेक सम चेंजेस इन इट। प्रोग्रामिंग इज एक्टिंग एज द स्टेप्स दैट यू लेट द रोबोट परफॉर्म। It's just as a brain. It will collect all those data, and based upon those data comes from sensors. Data comes from sensors, and programming takes those sensor values as inputs. Programming takes those sensor values as inputs. तवज्जो, programming takes those sensor values as inputs. और उन इनपुट्स के ऊपर कुछ प्लस माइनस मतलब कुछ प्रोसेसिंग होती है, just as our brain do, and takes a decision. And that decision is just against the actions या the robot encountered something in front of it, ठीक है। मे बी वो रोबोट किसी भी किस्म का हो सकता था, उसकी बेस पे वो फैसला खुद लेता है, और फैसला लेने के लिए उसको कुछ फीड दी जाती है। फीड देने का मतलब है डेटा देना, डेटा इनपुट देना। इनपुट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम सेंसर्स। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? यहां तो कोई मसला है? लाइबा तस्वीरें बना रही निकम्मी बाहर खड़ी होकर मेरे। यहां तक बात समझ आई? टू इंपॉर्टेंट नोट्स जी। Many robot doesn't possess an artificial intelligence since they tend to do repetitive tasks rather than requiring adaptive human characteristics. और मतलब उन्होंने एक ही काम करना होता है, उनको AI की जरूरत नहीं होती। जैसे मिसाल के ये लाइन फॉलोअर रोबोट हो गया, जैसे कौन सा हो गया? लाइन फॉलोअर रोबोट हो गया, ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट हो गया। ये वही पेटेंट काम ही है, इन्होंने वही काम कर रहे हैं। क्या ख्याल है? इनके अंदर कोई अपडेट्स की जरूरत नहीं होती। तो अगर किसी रोबोट के अंदर अपडेट की जरूरत होती है ना, रोबोकॉप देखिए, रोबोकॉप कौन से होते हैं? वो पुलिस बने हुए होते हैं, यानी कि कॉप्स बने हुए होते हैं रोबोट्स। तो उनमें ह्यूमन बिहेवियर जो उनसे ना उनके अंदर एंडोर्स किए जाते हैं, उनके अंदर फीड किए जाते हैं कि इंसान क्या क्या गलतियां कर सकता है। और रोबोकॉप एक बीच में से वायरस का शिकार हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? एक वायरस का शिकार होगा, सोचिएगा ज्यादा सारे वायरस का शिकार हो जाए। उन सारों की तो शक्लें भी मैन्युफैक्चरर ने एक ही तरह की बनाई हुई होती है, तो इट बिकम्स रियली हार्ड कि जानना कि कौन सा वाला रोबोट के अंदर वायरस आया था। क्या ख्याल है? ठीक है ना? एंड सेकेंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नॉट कंफ्यूज फिजिकल रोबोट्स विद सॉफ्टवेयर रोबोट्स सच एज फिजिकल रोबोट्स जो मूव कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर रोबोट्स होते हैं ना, इंटरनेट रोबोट्स नहीं होते, बॉट्स जिसको कहते हैं, किसी और का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट थ्रेड्स प्रोड्यूस करने के लिए। आ जाओ, someone else's computer is used to कह लें कि someone else's computer is used to produce some cyber threats, ठीक है। जैसे ना आप लोग अक्सर कहते हैं, सर इब्राहिम कह रहा है कि मैं छुट्टी कर लूं, मतलब अली आसिफ बोले, सॉरी हमाद बोले सर इब्राहिम कह रहा है कि कल छुट्टी कर लूं, तो हालांकि इब्राहिम ने नहीं बोला होगा, लेकिन इब्राहिम को आगे कर दिया जाएगा, तो बेइज्जती किसकी होगी? इब्राहिम की होगी। समझ आ रही है कि नहीं? मस्ती कौन कर रहा था? हसन कर रहा था। तो कंप्यूटर में कैसे होता है? सुने, कंप्यूटर की दुनिया में कैसे होता है? किसी और का कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है थ्रेट प्रोड्यूस करने के लिए, कि कुछ काउंटर अटैक्स भी हो तो उसके लिए हो, ब्लॉक हो तो वो हो। क्लियर हुई बात की कि नहीं? तो ये क्या होता है, ये हमारे जो प्रोड्यूसर है एक्चुअल, वो उसने खुद को दूर किया होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो यहां तक बात समझ आई? सो अब आते हैं रोल ऑफ रोबोट्स एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलें, बाकी कल कर लेंगे।